हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लार्गो एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि जो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के बारे में। तो आज हम उसके बारे में जानेंगे कि वो क्या है और ये कैसे फंक्शन करने वाली है और इसके प्रोज और कॉन्स क्या क्या हैं। तो देखते हैं फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल को। और उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है, और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो आपको उसको नोटिफिकेशन ज़रूर मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। ये एक ऐसी एजेंसी होगी जो कि नोडल लेवल की एजेंसी होगी, मतलब एक सुप्रीम अथॉरिटी होगी उसके पास, जो कि एक टेस्ट करा सके, जिसका नाम टेस्ट का नाम होगा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट क्या है? ये एक टेस्ट होगा जो कि नॉन गजेटेड ऑफिसर्स को रिक्रूट करने के काम में आएगा। नॉन गजेटेड ऑफिसर्स कौन कौन से होते हैं? जिनकी जो रैंक होती है बी क्लास ऑफिसर्स और सी क्लास ऑफिसर्स जो होते हैं, है ना, बी क्लास अधिकारी और सी क्लास अधिकारी जो होते हैं वो नॉन गजेटेड पोस्ट के कहलाते हैं। तो उनकी पोस्ट के एडमिशन के लिए ये जो टेस्टिंग एजेंसी है ये बनाई गई है। इसमें अभी केवल 3 एजेंसीज को शामिल किया गया है, उसको हम देखते हैं आगे डिटेल्स में। और एग्जामिनेशन टू बी हेल्ड इन 10 इंडियन लैंग्वेजेस। ये जो एग्ज़ाम होगा ये 12 इंडियन लैंग्वेजेस में ऑपरेट किया जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं इसका क्या है, इसका कंटेक्स्ट क्या है। द यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टुडे अप्रूव्ड द प्रपोजल टू सेट द नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी मार्किंग अ पैराडाइम शिफ्ट इन मूवमेंट गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट। तो जो हमारे प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, तो उनकी अध्यक्षता में एक मीटिंग बनाई गई थी, है ना, एक कैबिनेट मीटिंग थी। उनने ये सजेशन अप्रूव कर दिया है ये एनआरए बनाने का, ठीक है। एट प्रेजेंट अभी इस समय पे क्या होता है कि जो कोई भी जैसे वैकेंसीज निकलती हैं, मान लीजिए अगर हम एसएससी या फिर रेलवे का एग्ज़ाम देख लेते हैं, आरआरबी जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड एग्ज़ाम कराती है, तो उसका कोई भी एग्ज़ाम, मान लीजिए अगर रेलवे का ग्रुप डी का एग्ज़ाम होता है, तो हमने सुना था कि रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम में 2 करोड़ से ज़्यादा वैकेंसीज, 2 करोड़ से ज़्यादा छात्रों ने पार्टिसिपेट किया था उस एग्ज़ाम में। तो और हर साल जो गवर्नमेंट है वो ये क्लेम करती है कि वो 1.25 लाख, मतलब 1.25 लाख नौकरियां प्रोड्यूस करती है हर साल, जिसके लिए करीब 2.5 करोड़ से ज़्यादा लोग जो हैं, प्रत्याशी जो हैं, वो इस एग्ज़ाम को देते हैं। तो इस एग्ज़ाम को देने से उसमें बहुत ज़्यादा हेजिटेशन, मतलब ऐसा होता है, देखिए, जैसे जितने ज़्यादा एग्ज़ाम होंगे उतने ज़्यादा ही जो मतलब बर्डन पड़ता है किस पे, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ पे। जितनी ज़्यादा गवर्नमेंट ने ये एस्टिमेट किया है कि गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड 20 से ज़्यादा नोडल एजेंसीज़ हैं जो कि किसी भी ना किसी टाइप के एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती हैं, चाहे वो एसएससी हो, चाहे आरआरबी हो, चाहे आईबीपीएस हो, चाहे बैंकिंग के अदर हो, चाहे स्टेट की कोई भी बॉडी हो। तो ये सारे इनको अभी जो गवर्नमेंट ने प्रोसेस किया है कि सबसे पहले तो 3 एजेंसीज़ को मिक्स किया है। वो कौन कौन सी हैं? आईबीपीएस है, ठीक है, आर वो है आरआरबी है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, और एसएससी है। इन तीनों के जो नॉन गजेटेड एग्ज़ाम्स होते हैं उनको कराएगी अब नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी होगी और ये जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी उसका नाम होगा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की जो स्कोर आएगा वो तुरंत का ही तुरंत आ जाएगा, मतलब आपने अभी एग्ज़ाम दिया और जस्ट आधे घंटे या 10 मिनट बाद एग्ज़ाम ख़त्म होते ही आपको आपका स्कोर पता चल जाएगा। स्कोर पता चलने के बाद ये जो स्कोर है वो वैलिड रहेगा 3 साल तक के लिए। ऐसा नहीं है कि आपने हर बार आपको एग्ज़ाम देना है, मतलब ये जो एग्ज़ाम का जो स्कोर कार्ड होता है वो 3 साल के लिए वैलिड होगा, ठीक है। और ये जो 3 साल के लिए वैलिड होगा इसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये एग्ज़ाम जो है वो हर साल में 2 बार होगा, मतलब एक साल में 2 बार एग्ज़ाम होगा। आप जो हैं अपने जो स्कोर कार्ड को है और इम्प्रूव कर सकते हैं दोबारा एग्ज़ाम देके, तो इसमें ये शर्त भी रहेगी, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसके प्रोज क्या क्या हैं। देखिए, सबसे पहले इसके प्रोज देख लेते हैं कि द कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट विल बी हेल्ड इन ट्वाइस अ ईयर। ओके, ये मैंने आपको बता दिया। देयर विल बी अ डिफरेंट CETs फॉर ग्रेजुएट लेवल, 12th पास लेवल एंड 10th पास लेवल टू फैसिलिटेट रिक्रूटमेंट टू वैकेंसी एट वेरियर
तो ये जो एग्ज़ाम है 12th पास, 10th पास और ग्रेजुएट लेवल के लिए अलग अलग होगा। ठीक है, अलग अलग लेवल होगा, मतलब एग्ज़ाम एक ही होगा लेकिन उनका लेवल जो होगा वो अलग अलग होगा। ओके, अब ये जो एग्ज़ाम है वो 12 मेजर इंडियन लैंग्वेजेस में कंडक्ट किया जाएगा अदर देन इन हिंदी और इंग्लिश। जैसे कि जो 8th शेड्यूल में हमारी जो भी लैंग्वेजेस हैं, रीजनल लैंग्वेजेस जैसे तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, उड़िया, ये सारी लैंग्वेजेस में ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, इस एग्ज़ाम में रिक्रूटमेंट मेड बाय 3 एजेंसीज जैसे कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड एंड इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, मतलब IBPS। इसमें तीनों के ही अभी रिक्रूटमेंट होने वाला है और आगे चलकर सरकार ने ये दावा किया है कि हम सभी स्टेट्स और जो बाकी एजेंसीज़ हैं उनको इसमें शामिल कर देंगे। अब ये जो गवर्नमेंट इसका बोल रही है कि हम 1000 सेंटर्स इसके बनाएंगे अक्रॉस द इंडिया, ऑल ओवर इंडिया, जिससे कि जो हमारे विद्यार्थी आते हैं, जो छात्र आते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, उनको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, मतलब उनको एक सिटी से दूसरी सिटी में मूव ना करना पड़े। तो मतलब एक सिटी में एक से ज़्यादा एग्जामिनेशन सेंटर भी हो सकते हैं, जैसे भी रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से ये होगा। ठीक है, अब देखते हैं द CET विल बी फर्स्ट लेवल टू शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट एंड स्कोर विल बी वैलिड फॉर द 3 ईयर। मतलब जो CET टेस्ट होगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, ये केवल प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम को एक तरह से हटा देगा। प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम मतलब कैसे, आपने देखा होगा कि ग्रुप D की भी पोस्टों के लिए, SSC की पोस्टों के लिए भी 2 या 3 लेवल में एग्ज़ाम होते हैं। जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होगा वो जो एग्ज़ाम है उसको हटा के ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट बताया गया है। इस एग्ज़ाम को आपको पास करने के बाद क्या होगा कि जैसे आपने पास कर लिया, आपका सपोज़ मान लीजिए आया 80 नंबर और स्कोर जो आपका कट ऑफ था उसको भी आपने पार कर लिया है, तो आपको नेक्स्ट लेवल का राउंड के लिए, मान लीजिए आप बैंकिंग का एग्ज़ाम दे रहे थे, तो बैंकिंग की जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है वो आपको कॉल करेगी या उनका एडवर्टीजमेंट जब भी आएगा तब आप उसके थ्रू फॉर्म भर सकते हैं अपना स्कोर कार्ड दिखा के। तो मतलब तो फिर वो डायरेक्ट मेन एग्ज़ाम लेगी, सीधे समझ रहे हैं। प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम जो है उसको हटा दिया गया है इस टेस्ट के थ्रू। अब आगे देखते हैं, there shall be no restriction on the number of attempts to be taken by candidate to appear in CET subject to upper age limit, है ना। एज रिलैक्सेशन फॉर SC ST एंड OBC कैंडिडेट एज पर एग्जिस्टिंग रूल्स विल अप्लाई। मतलब क्या है कि इसमें कोई भी एज रिलैक्सेशन को नहीं छेड़ा गया है, आपकी जो भी एज रिलैक्सेशन थी उसको दिया जाएगा और एज कैप जो भी थी वो भी रहेगी आपके लिए। बस इसमें यह किया गया है कि प्रिलिमिनरी जो एग्ज़ाम होते हैं डिफरेंट एजेंसीज़ के थ्रू रिक्रूटमेंट के लिए, उनको हटा के कॉमन कर दिया गया है। ओके, इसमें आपके लिए कोई ऐसा भी नहीं होगा कि किसी की एज बढ़ गई है, किसी की एज कम हो गई है ना, एक ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और SC ST और OBC को जो भी रिलैक्सेशन मिलते थे एज के थ्रू वो भी मिलते रहेंगे। अब आगे देखते हैं, अब इसमें स्टूडेंट्स को क्या एडवांटेज होंगे हम ये डिस्कस कर लेते हैं। रिमूव द हैजल ऑफ अपीयरिंग इन मल्टीपल एग्जामिनेशन। अभी क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को कई बार होता है क्या है कि साल भर एग्ज़ाम देते रहते हैं स्टूडेंट्स, कई बार साल भर एग्ज़ाम देते रहते हैं, उनको और भी एक्टिविटीज़ के लिए उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता है। तो ये जो हैजल्स है ये हट जाएगा। कैसे, अब जितना भी एग्ज़ाम होगा ये B क्लास और C क्लास ऑफिसर्स के लिए ये केवल एक ही एजेंसी कराएगी और एक ही बार साल में 2 बार कराएगी। ओके, तो इससे क्या होगा कि आपको साल भर एग्ज़ाम देने की बजाय केवल 2 बार एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो इससे आपका जो टाइम है वो उसकी भी बचत होगी और आप अपने टाइम को बेहतर यूटिलाइज कर पाएंगे। सिंगल एग्जामिनेशन फ़ी वुड रिड्यूस द फाइनेंशियल बर्डन दैट मल्टीपल एग्ज़ाम इम्पोज्ड। मतलब क्या होता है कि जितने भी एग्ज़ाम के फॉर्म निकलते हैं, आपने देखा होगा, मैं जैसे जनरल कैंडिडेट हूँ तो हर एग्ज़ाम की फ़ीस 500 या 1000 रुपये होती है। तो आपको अगर मान लीजिए एक महीने में 10 फॉर्म भी भरना है तो 5000 रुपये हो जाते हैं। तो इससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। आपको केवल एक ही एग्ज़ाम का फॉर्म भरना है प्री के लिए। मेंस के लिए वो कंडक्ट अलग हो जाएगा एग्ज़ाम, लेकिन प्री के लिए जो आपको सहूलियत थोड़ी सी मिल रही है सरकार की तरफ से, उसके लिए आपको बहुत सारे फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है, केवल एक ही फॉर्म भरना पड़ेगा और उससे आपका काम हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात हुई। सिंस एग्ज़ाम विल बी हेल्ड इन एवरी डिस्ट्रिक्ट इट वुड बी सब्सटेशनल सेव ट्रैवल एंड लॉजिंग कॉस्ट फॉर द कैंडिडेट्स, है ना। Examination in their own district would encourage more and more women candidates also to apply
फॉर द गवर्नमेंट जॉब्स। अभी क्या होता है कि कई बार हमारी बहनें जो होती हैं वो दूसरी सिटी, या तो उन्हें जाने नहीं मिलता या उनको थोड़ा सा हेजिटेशन होता है कि नई सिटी में जाएंगे तो कैसे एग्ज़ाम देंगे, कहाँ ढूंढेंगे एड्रेस। तो जो गवर्नमेंट कह रही है कि हम 1,000 जो सेंटर्स हैं इसको स्थापित करेंगे, इसके लिए 1,500 करोड़ रुपए भी उनने दिए हैं। तो इससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा गर्ल्स कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर पाएंगी एग्ज़ाम्स के लिए। कैसे कि उनको ये सहूलियत मिलेगी कि आपको आपकी सिटी में ही एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आइए एग्ज़ाम दीजिए। ठीक है। एप्लीकेशन आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर ऑन अ सिंगल रजिस्ट्रेशन पोर्टल। मतलब अभी क्या होता है कि एसएससी के लिए अलग रजिस्ट्रेशन पोर्टल होता है, ठीक है, आरआरबी के लिए अलग होता है, आईबीपीएस बैंक्स के लिए अलग होता है, और भी डिफरेंट डिफरेंट एजेंसीज होती हैं उनके लिए अलग रजिस्ट्रेशन पोर्टल होता है। तो ये जो व्यवस्था है इसको भी हटाकर एक सिंगल पोर्टल बनाया जाएगा जिसमें सीईटी का एग्ज़ाम होगा। ठीक है। नो नीड टू वरी अबाउट द क्लैशिंग ऑफ एग्जामिनेशन डेट। अभी क्या होता है कई बार आईबीपीएस और आरआरबी के एग्ज़ाम्स जो हैं वो मिक्स हो जाते हैं, एक ही डेट पर पड़ जाते हैं, तो ये जो क्लैशिंग ऑफ डेट जो होती है ये भी आपको नहीं फेस करनी पड़ेगी। अब देखते हैं एडवांटेजेस जो इंस्टीट्यूशंस को होगा, जो डिफरेंट टाइप की एजेंसीज हैं उनको क्या एडवांटेज होगा। रिमूव द हैसल ऑफ कंडक्टिंग द एग्ज़ाम, है ना, स्क्रीन टेस्ट को जो कराना पड़ता है उनको, वो भी इससे छुटकारा मिलेगा उनको। ड्रास्टिकली रिड्यूस द रिक्रूटमेंट साइकिल थोड़ा तेज़ हो पाएगी इससे। ब्रिंग द स्टैंडर्डाइजेशन इन एग्ज़ाम पैटर्न। अभी क्या होता है कि कई एग्ज़ाम लोग कहते हैं कि ये वाला एग्ज़ाम थोड़ा सा टफ आ गया, ये वाला इस दिन का एग्ज़ाम है जो है वो ज़्यादा इजी आ गया, तो ये सब चीज़ें जो हैं इसमें ख़त्म हो जाएंगी। अब देखते हैं रिड्यूस द कॉस्ट फॉर द डिफरेंट रिक्रूटिंग एजेंसी एज पर 600 करोड़ सेविंग एक्सपेक्टेड। अभी क्या होगा कि आपको बहुत सारे फॉर्म नहीं भरने पड़ेंगे, तो है ना, ये तो कैंडिडेट्स के लिए हो गया। अभी क्या ये भी होगा कि आपको बहुत, जब भी जितने बार भी एजेंसीज को एग्ज़ाम कंडक्ट कराने पड़ते थे तो उनके लिए बहुत ज़्यादा फीस, उनको बर्डन बहुत पड़ता था, क्योंकि आपको इन्वेजिलेटर्स को पैसे देने हैं, उस सेंटर को पैसे देने हैं जहाँ पे आप ऑर्गेनाइज़ करा रहे हैं, सर्वर में बहुत सारे लोगों को पैसे देने हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी पुलिस की व्यवस्था करनी पड़ती, तो बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती, उसमें कॉस्ट बहुत लगती है एजेंसीज़ की, तो ये पैसे भी सेव होंगे। अब देखते हैं कॉन्स। देखिए हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, अगर कुछ अच्छा है तो कुछ वरिंग भी है। हो सकता है मतलब होप कि ये सरकार ने सोचा होगा इसके बारे में, तो देखते हैं क्या क्या है। इट विल लीड टू इंक्रीज द लेवल ऑफ कंपटीशन। अभी क्या होता है कि आरआरबी के लिए अलग एग्ज़ाम होता है, आईबीपीएस के लिए अलग एग्ज़ाम होता है, और जो ये एसएससी है वो अलग एग्ज़ाम लेती है प्रिलिमिनरी का। तो ये हो सकता है कि अब देखिए सिंगल एग्ज़ाम होगा तो उसमें कंपटीशन का लेवल बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि सभी, अब मान लीजिए मुझे आईबीपीएस का एग्ज़ाम नहीं देना, लेकिन और केवल एसएससी के एग्ज़ाम में ही फोकस करना है, लेकिन अब मुझसे और भी ज़्यादा लोगों से कंपटीशन होगा, क्योंकि आईबीपीएस वाले भी मेरे साथ एग्ज़ाम दे रहे होंगे और आरआरबी वाले भी एग्ज़ाम दे रहे होंगे, तो इससे जो लेवल ऑफ कंपटीशन है वो बढ़ जाएगा। अब हाउ गवर्नमेंट इज़ गोइंग टू प्रिवेंट द फ्रॉड इन द एग्ज़ाम। फ्रॉडिज़म भी बहुत होता है, कई बार पेपर लीक्स की घटनाएं हो जाती हैं, है ना, पेपर कहीं जगह पे लीक हो जाता है, और बहुत सारी ऐसी ऑनलाइन जो पेपर होते हैं कंडक्ट होते हैं उसमें भी कई प्रकार की धांधलियाँ हो जाती हैं। तो ये सब गवर्नमेंट कैसे प्रोटेक्ट करने वाली है इसके बारे में भी कोई हमें अभी बताया नहीं गया है। बेसिक स्ट्रक्चर इज़ नॉट सफिशेंट फॉर दिस लेवल ऑफ एग्जामिनेशन। अभी जो बेसिक स्ट्रक्चर हमारे कंट्री में मौजूद है, जो एग्ज़ाम सेंटर्स हमारे कंट्री में मौजूद है, वो सफिशेंट नहीं है इतने लार्ज नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स को एक ही दिन का एग्ज़ाम कराने में। अभी क्या होता है कि जो अलग अलग एजेंसीज़ है वो कोशिश करती हैं कि अलग अलग दिन एग्ज़ाम हो, तो एक सेंटर में एक मतलब कई कई दिनों तक एग्ज़ाम होते रहते हैं, तो उससे क्या होता है कि कैंडिडेट्स की जो संख्या है वो डिवाइड हो जाती है। बट अगर अब आप एक सेंट्रलाइज एग्ज़ाम कर देंगे तो उससे क्या होगा कि एक ही दिन बहुत ज़्यादा लोगों की भीड़ बहुत ही ज़्यादा आ जाएगी एक ही दिन के लिए। तो अभी का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे इसको झेल पाएगा ये मुझे नहीं पता, शायद सरकार इसके लिए भी कुछ सोचे, है ना। अभी देखते हैं कि अगर ये अभी हम जो एग्ज़ाम की जो प्रोसेस है अगर वही प्रॉपरली कर नहीं पा रही थी तो हम इस पर डाउट कर सकते हैं कि कैसे ये जो नई एजेंसी है वो इम्प्रूव करेगी। जैसे मान लीजिए कि अभी जो एसएससी का एग्ज़ाम है इसको स्थापित ही इसलिए किया गया था कि जो बाकी जो क्लर्क डिवीज़न की और जो हायर जो इससे पोस्टें से होती हैं उनका रिक्रूटमेंट कराया जा सके। तो ये जो नई अब अगर ये फेल हो रही है तो क्या गारंटी है गवर्नमेंट की कि ये जो नई एजेंसी है इसका भी फ़ायदा मिलेगा। तो अब देखते हैं कि क्या होता है आगे। होप
ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।